अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एक एजुकेशन। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़र्स्ट ईयर की, और फर्स्ट ईयर में अगर हम फेडरल टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करते हुए चलें तो एफटीबी का फर्स्ट चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बात कर रही हूँ। यह आपको पंजाब टेक्स्ट बुक और सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 मिलेगा, ठीक है, द सेल के नाम से। तो आज हम इसके जो हैं वो एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द पीएमसी सिलेबस ऑफ 2021। तो आज हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, दिस सेल ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए। इसमें से कौन सा ऐसा सेल का ऑर्गेनल है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक न्यूक्लिक एसिड होता है, डबल स्ट्रैंडेड। तो ये कहाँ पर नहीं होता, ए न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम्स एंड डी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ये बात सबको पता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेमी ऑटोनोमस हैं हमारे सेल के अंदर। सेमी ऑटोनोमस मीन्स कि ये अपने जो प्रोटीन्स हैं वो खुद ब खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये अपनी ग्रोथ खुद कर सकते हैं, खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे डोंट नीड एनी न्यूक्लियस टू कंट्रोल देयर एक्टिविटी। ओके, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, दे आर सेमी ऑटोनोमस। इसमें से बच जाता है सिर्फ एक ऑर्गेनल जो कि है लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स वो ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर कोई डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। बाकी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब के अंदर अपने सेपरेट डीएनए जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फॉर देयर परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी। तो लाइसोसोम इज़ द करेक्ट आंसर। Next MCQ is this jelly-like substance inside the plasma membrane in which all cell organelles are floating is। ठीक है, ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री के अंदर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उसको सराउंड किया हुआ है। ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें तमाम के तमाम जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं फ्रीली। ठीक है, लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फ्रीली फ्लोट कर रही हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उसको सराउंड किया हुआ है सब्सटेंस को। वो क्या है, ए साइटोप्लाज्म, बी टोनोप्लाज्म, सी कार्योप्लाज्म एंड डी सेल सेप। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस है, फ्लूइड सब्सटेंस है सेल का, जिसके अंदर तमाम सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, बी में टोनोप्लाज्म था, टोनोप्लाज्म नहीं टोनोप्लास्ट होना चाहिए। टोनोप्लास्ट क्या होता है, वैक्यूल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। ठीक है, और जिसने वैक्यूल को सराउंड किया होता है। सी कार्योप्लाज्म, कार्यो वर्ड जो होता है हमारे पास वो न्यूक्लियस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो कार्योप्लाज्म मीन्स कोई ऐसी मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को सराउंड किए हुए थी। ठीक है, डी सेल सेप, सेल सेप मीन्स के जो सेल के अंदर फूड वगैरह मटीरियल प्रेजेंट होता है डैट इज़ कॉल्ड सेल सेप, ग्लूकोज वगैरह। नेक्स्ट वी हैव the organelle serving as a primary packaging area for molecules that will be distributed throughout the cell is। ऐसा organelle जो कि प्राइमरी पैकेजिंग एरिया के तौर पे काम करता है मॉलिक्यूल्स के, ताकि उन मॉलिक्यूल्स को पूरे सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और आसान बात बताती हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स हैं, उनमें से एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, वो इसका करेक्ट आंसर भी है। तो पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है कि आप वहाँ पे पार्सल देते हो, उस पार्सल को पैक करता है और उसको उसकी सही जगह पर पहुँचा देता है। यही इस ऑर्गेनल का काम है। यहाँ पर भी वो प्राइमरी पैकेजिंग एरिया के तौर पर काम कर रहा है, और वो जो ऑर्गेनल है वो कोई और नहीं बल्कि है डी गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस जो है हमारे पास वो, इसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसको जिसने डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट का नाम था गोल्जी कैमेलो। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपरेटस। ठीक है, इसको प्राइमरी पैकेजिंग एरिया भी कहा जाता है ऑफ द सेल। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल या पोस्ट हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ए वैक्यूल भी हमारे पास ऑप्शन था, वैक्यूल का ये काम नहीं होता। वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज वगैरह का और सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, रिजिडिटी प्रोवाइड करने का। बी प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स आपको पता है 3 तरह के होते हैं, क्रोमो, क्लोरो और ल्यूकोप्लास्ट। इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सी हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और डी हमारे पास बचता है गोल्जी ऑपरेटस जो कि है प्राइमरी पैकेजिंग एरिया ऑफ द सेल या फिर पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। नेक्स्ट वी हैव
द सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल थ्योरी है क्या। सेल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है, कुछ पॉइंट्स पे कंप्राइज करती है, जो कि 3 साइंटिस्ट, सबसे पहले तो 2 साइंटिस्ट थे, शेल्डन एंड श्वान, उन्होंने 3 पॉइंट्स जो थे हमें वो दिए थे, जो कि थे, फर्स्ट पॉइंट ये था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज़्यादा सेल से कंप्राइज होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। और नंबर 3 हमारे पास ये था कि हमारे पास जो सेल है वो एक डिनोवो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब कि वो ख़ुद ब खुद जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है स्पॉन्टेनियसली। तो ये जब तमाम सेल थ्योरी के पॉइंट्स है जो कि शेल्डन और श्वान नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे, जो कि ज़ूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थे। फिर रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने थर्ड पॉइंट को कैंसिल किया कि सेल एक डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर एक नया सेल प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस वगैरह। तो ये जो है हमारे पास सेल थ्योरी है। इस पूरी सेल थ्योरी के अंदर सेल के ऊपर बात की गई और यही बताया गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो उसको किस बलबूते पे लिविंग कहा गया है कि उसमें सेल है, ठीक है। तो सेल थ्योरी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है वो बेस्ड करती है। इनमें से हम देखते हैं अब कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास। ए फंजाई, बी एल्गी, सी वायरस एंड डी माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन्स डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा, आप लोग तो कहेंगे ये सारे जो है लिविंग है, लेकिन बेटा देखें इसमें सी जो वायरस है, वायरस जो है वो लिविंग नहीं है, ठीक है। वायरस लिविंग भी है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर नॉन लिविंग है। वायरस को बाउंड्री कहा जाता है बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वायरस की जो एक खासियत है रिप्रोडक्शन, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, इसके अलावा उसमें सेल नहीं होता, ठीक है। इट्स अ नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, सो इट इज़ अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कुछ चीज़ें और लिविंग हैं, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग है, सो वायरस के ऊपर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट MCQ, द टर्म सेल वॉज गिवन बाय, ठीक है। हमारे पास जो टर्म है सेल वो किसने दी है? वी हैव रॉबर्ट हुक। टर्म सेल वॉज गिवन बाय ए रॉबर्ट हुक, बी टैटम, सी श्वान एंड डी टी पैरी। तो इसमें से आप लोगों ने शुरू से पढ़ा हुआ है कि रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया अंडर द माइक्रोस्कोप और टर्म सेल दिया, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है? सेल जो है हमारे पास कंपार्टमेंट्स वर्ड मीनिंग में आता है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। देन वी हैव द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज़ नोन एज। ऐसी मेम्ब्रेन जो कि वैक्यूल को सराउंड करती है। वैक्यूल जो है वो एक सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल के अंदर एक होता है और सेंटर के अंदर होता है, और एनिमल सेल में छोटे छोटे स्मॉल सर्कुलर होते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो वैक्यूल के अंदर स्टोरेज का काम करता है वैक्यूल, और प्लांट सेल के अंदर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं मेम्ब्रेन के लिए, ए टोनोप्लास्ट, बी इलायोप्लास्ट, सी साइटोप्लास्ट एंड डी अमाइलोप्लास्ट। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज़ टोनोप्लास्ट। इसको हम पुराने MCQ में भी हमारे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। देन वी हैव अ प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ। इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिससे प्लांट सेल वॉल कंपोज्ड होती है? ए प्रोटीन, बी सेलुलोज, सी लिपिड एंड डी स्टार्च। तो प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड, स्टार्च, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिससे प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड है? तो इट्स सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज जो होता है वो अबंडेंस में प्रेजेंट होता है इन द प्लांट सेल वॉल। इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। देन वी हैव लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज, ठीक है। लाइसोसोम्स एक सेल ऑर्गेनल है जिसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ड्यू टू ए पैरासाइटिक एक्टिविटी, बी प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल, सी हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी एंड डी कैटालाइटिक एक्टिविटी। सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। उसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज सी हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी। हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी से क्या मुराद है कि लाइसोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है। क्या होता है कि कभी कभार सेल जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सुसाइटल बैग्स यही जो हैं वो बर्स्ट होते हैं, इस वजह से पूरा जो सेल होता है उसके अंदर वो तमाम एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस फैल जाते हैं और सेल की डेथ हो जाती है। तो इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है।
द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेज विद, ठीक है, फ्लूइडिटी का मतलब है लिक्विड पोर्शन, ठीक है, लिक्विड पार्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइडी मतलब लिक्विडी कब होती है, कब ज़्यादा होती है, किस चीज़ को इंक्रीज़ करने से, डैट इज़ इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन द मेम्ब्रेन। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को मैं डिफाइन करती चलूँ, फैटी एसिड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हमारे पास होते हैं लिक्विड्स, ठीक है, जो कि ऑयल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स वगैरह से जो निकाले जाते हैं, एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारे पास एनिमल फैट्स होते हैं, ठीक है, लाइक घी वगैरह जो फैट्स होते हैं, ठीक है, ये सब इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मीन्स ऑयल्स वगैरह से इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन द मेम्ब्रेन, सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होते हैं, इंक्रीज इन ग्लाइकोलिपिड कंटेंट इन द मेम्ब्रेन या इंक्रीज इन फॉस्फोलिपिड कंटेंट इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज़ इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन द मेम्ब्रेन। सोचने वाली बात है कि जब ऑयल्स का रेशो जो होता है वो ज़्यादा होता है मेम्ब्रेन के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी क्योंकि लिक्विड होता है ना ऑयल। Then we have the oxygen and carbon dioxide crosses the plasma membrane by the process of, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार किस प्रोसेस के ज़रिए होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं, इनको कोई भी मॉलिक्यूल रेजिस्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो क्रॉस कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। हमारे पास ऑप्शन है ए एक्टिव डिफ्यूजन, बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सी पैसिव डिफ्यूजन एंड डी रैंडम डिफ्यूजन। सो पैसिव डिफ्यूजन जो है इट्स द करेक्ट आंसर, पैसिव मतलब विदाउट एनर्जी। द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोजोम इज़, ठीक है, सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनल है जो कि एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और सेल डिवीजन के अंदर ये मोस्टली एक्टिव होता है। सेल डिवीजन में इसका काम होता है कि स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करता है, जो स्पिंडल फाइबर्स जाके सेंट्रोजोम के ऊपर लग जाते हैं क्रोमोजोम के, और फिर उनको अपोज की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं ताकि दो सेल्स जो हैं वो बन सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, पढ़ लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, इसमें वाटर और सॉल्ट्स की रेगुलेशन को कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। सेक्रेशन, कोई भी चीज़ सेक्रेट करना, रिलीज़ करना, एंड प्रोटीन साइंथेसिस मीन्स प्रोटीन्स की प्रोडक्शन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था डैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। द rRNA इज़ सिंथेसाइज्ड बाय, ठीक है, rRNA इट्स राइबोसोमल RNA। RNA जो है वो हमारे पास तीन तरह का होता है, ठीक है, tRNA ट्रांसफर RNA, mRNA मैसेंजर RNA एंड rRNA डेट इज़ राइबोसोमल RNA। ये कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होता है, कौन सा ऑर्गेनल है जो इसको सिंथेसाइज करता है? ए गोल्जी बॉडी, बी न्यूक्लियस, सी न्यूक्लियोलस एंड डी साइटोप्लाज्म, ठीक है। हमारी बुक के अंदर अगर हम न्यूक्लियोलस वाला चैप्टर पढ़ेंगे या राइबोसोम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोलस ही वो ऑर्गेनल है सेल का जो कि rRNA या फिर जो भी RNA होता है हमारे पास उसको सिंथेसाइज्ड करता है, ठीक है। राइबोसोम सिंथेसाइज्ड होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल विच इज़ नॉन लिविंग फ्रॉम द गिवन लिस्ट। आप लोग जब अपनी बुक खोलेंगे फेडरल की, FTB की बात कर रही हूँ मैं इस वक्त, तो उसमें 10 सेल वाला जब चैप्टर ओपन होगा उसमें जो पहला आपको टॉपिक दिया होगा अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स वो है सेल वॉल। सेल वॉल की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है सेल का, ठीक है, इट्स अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट लाइन में ही वर्ड लिखा हुआ है। जब आप बुक को रीड करते हैं ना तो आपको एक एक वर्ड को जो है वो बहुत ध्यान से देखना होता है क्योंकि वो MCQ बन के आ सकता है। इधर भी इसी तरह पूछा गया, आपको नॉन लिविंग का वर्ड दे दिया गया, अगर आप उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे बुक को तो आपके लिए MCQ सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा सेल और प्लांट सेल का जो पार्ट है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। ऊपर से आपको प्लांट सेल की भी हिंट दे दी गई है, ठीक है। तो ए न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रियन, सी साइटोप्लाज्म और डी सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? मैंने अभी ऊपर बात की थी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की, ठीक है। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उन्हीं को डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहा जाता है। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, लाइपोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज़ लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम जो होते हैं वो सुसाइडल बैग्स होते हैं और ये तमाम डाइजेस्टिव एक्टिविटी और हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी जो होती है वो हमारे पास लाइसोसोम्स नाम के ऑर्गेनल्स के अंदर परफॉर्म की जाती है। Then we have the powerhouse of the cell is called,
ठीक है। सेल का पावर हाउस क्या है? पावर हाउस रिलेटेड है टू द एनर्जी, ठीक है। इट्स रेफरिंग टू द एनर्जी, कि एनर्जी प्रोडक्शन जो होती है वो कहाँ पे होती है? सेल की। तो इट्स ए सेल वॉल, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम्स एंड डी न्यूक्लियस। तो इट्स द करेक्ट ऑप्शन इसका है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये बात तो हम लोग 6-7 की बुक से पढ़ते आ रहे हैं साइंस की, कि माइटोकॉन्ड्रिया